हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उग्र राष्ट्रवादी चरण के अंतर्गत बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 की एक महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों, तत्कालीन बंगाल में वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार एवं उड़ीसा के प्रांत सम्मिलित थे। 16 अक्टूबर 1905 को औपनिवेशिक सरकार के द्वारा बंगाल का विभाजन कर इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ये हिस्से थे, पहला बांग्लादेश और असम को मिलाकर के पूर्वी बंगाल नाम से एक अलग प्रांत बना दिया गया, जिसकी राजधानी ढाका थी, और शेष भाग में वर्तमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत शामिल थे, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। तो इस प्रकार 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था। तो बंगाल के विभाजन के समर्थन में सरकारी तर्क यह था, अर्थात ब्रिटिश सरकार का तर्क यह था कि तत्कालीन बंगाल एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी और इस कारण प्रशासनिक कार्य करना सुविधाजनक नहीं था। यह एक सही तथ्य था, लेकिन बंगाल का विभाजन जिस तरीके से किया गया था, उसके पीछे बंगाल में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करने की भावना अंतर्निहित थी, क्योंकि बंगाल सबसे पहले ब्रिटिश आधिपत्य में आया था और इस कारण बंगाली समुदाय सर्वप्रथम पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में आया था। अतः बंगाली समुदाय से ब्रिटिश शासन को खतरा महसूस हो रहा था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अतः बंगाल का विभाजन इस उद्देश्य से किया गया कि पूर्वी बंगाल, जिसमें बांग्लादेश और असम के प्रांत शामिल थे, इसमें हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों को बहुसंख्यक बना दिया जाए और मुसलमानों को सांप्रदायिक बनाकर तथा कलकत्ता की प्रतिस्पर्धा में ढाका को एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित कर बंगाल की राजनीतिक चेतना को तोड़ दिया जाए। दूसरा, मूल बंगाल में, जिसमें वर्तमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत शामिल थे, इसमें हिंदी एवं उड़िया भाषियों की तुलना में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाकर इनको अलग थलग कर दिया जाए। तो इस प्रकार बंगालियों में जो राजनीतिक चेतना थी, उसको तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इसका राष्ट्रवादियों ने विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। अब हम लोग स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि व्यापक जनाकांक्षाओं की उपेक्षा करते हुए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया गया था, जिसका मूल उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक चेतना को समाप्त करना था। अतः बंगाल विभाजन के विरोध में धरना प्रदर्शनों के साथ स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ। यह आंदोलन आधुनिक राजनीति के उदय का प्रथम आंदोलन था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस आंदोलन का आरंभ यद्यपि नरमपंथियों द्वारा ही किया गया था, लेकिन शीघ्र ही इसका नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद के विकास की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में इसका नेतृत्व आने का कारण यह था कि नरमपंथियों के प्रारंभिक विरोध का, बंगाल विभाजन के विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला
और भारत सचिव मोर्ले ने भी 20 जुलाई 1905 को इस विभाजन को स्वीकृति प्रदान कर दी। दूसरा कि सरकार बंगाल में हिंदू मुसलमानों में फूट डाल रही थी, अर्थात फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जा रही थी। तीसरा, आंदोलन के प्रति औपनिवेशिक सरकार की दमनात्मक नीति के कारण आम जनता को अधिक जुझारू रुख अपनाने को प्रेरित कर दिया। तो इन कारणों से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में आ गया। जैसे ही उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में आंदोलन का नेतृत्व आया तो आंदोलन अधिक जुझारू रूप से चलने लगा। इस स्वदेशी आंदोलन की कुछ विशिष्टताएं थी, जैसे पहला कि संघर्ष के नवीन तरीकों को अपनाया गया इस आंदोलन में पहली बार, जैसे बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं एवं सामानों का बहिष्कार किया गया, सरकार से निष्क्रिय असहयोग की नीति अपनाई गई, स्वदेशी पर बल दिया गया। दूसरा जो इसकी विशिष्टता थी इस आंदोलन की, आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन पर इस आंदोलन में बल दिया गया। तीसरा, देसी संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया इस आंदोलन के दौरान। चौथा, स्वदेशी आंदोलन जैसे ही उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में आया तो आंदोलन का स्वरूप बहुत हद तक धार्मिक हो गया। पांचवा कि जन सहभागिता के साथ संचालित होने वाला यह प्रथम आंदोलन था। छठा कि स्वदेशी आंदोलन अखिल भारतीय चरित्र का था। और सातवां, स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में बदल गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताएं थी स्वदेशी आंदोलन की। अगर मुख्य परीक्षा में अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हम लोग इन सारे विशिष्टताओं को पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले संघर्ष के नवीन तरीकों को अपनाया जाना, इसमें ब्रिटिश वस्तुओं एवं संस्थाओं के बहिष्कार की रणनीति अपनाई गई। तो बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण एक तरीका बना जो काफ़ी सफल हुई। इसमें विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किए गए। दूसरा कि सरकार से निष्क्रिय असहयोग की रणनीति अपनाते हुए सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, नगरपालिकाओं का बहिष्कार करने और ब्रिटिश शासन को ठप करने की नीति अपनाई गई इस आंदोलन के दौरान। तीसरा कि स्वदेशी इस आंदोलन की एक अन्य रणनीति थी जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध जनमत तैयार करना और भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना इसमें शामिल था। दूसरा जो विशिष्टता थी इस आंदोलन की कि आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन पर बल दिया गया इस आंदोलन में, जो इसकी एक अन्य विशिष्टता थी। इसके अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान के लिए कई कार्य किए गए। आर्थिक क्षेत्र में कपड़ा, साबुन, माचिस से संबंधित स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। देसी बैंक एवं बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। मुकदमों को निपटाने के लिए पंच अदालतों का गठन किया गया। स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बंगाल में नेशनल कॉलेज और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया 1906 में। इस परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था। तकनीकी शिक्षा के लिए भी 1906 में बंगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। तो आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन पर बल इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता थी। सामाजिक सुधार के अंतर्गत जाति प्रभुत्व, बाल विवाह, दहेज, शराबखोरी जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई, जिसमें स्वयंसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता थी कि इस आंदोलन ने सांस्कृतिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। बांग्ला साहित्य, विशेषकर काव्य के लिए यह स्वर्णकाल था। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय ने
कई देशभक्ति गीतों की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बंगाल, यह जो है सो महत्वपूर्ण रचना इस काल की बनी, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कला के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों को समाप्त करके मुगल एवं राजपूत कालीन कला शैलियों को प्रोत्साहन दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की एक अन्य विशिष्टता यह थी कि उग्र राष्ट्रवादियों ने इसे धार्मिक स्वरूप प्रदान करना चाहा। यद्यपि उन्होंने यह अवचेतन रूप में ही किया। यह उल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक भिन्नता के बीच धार्मिक एकता अधिकाधिक जनसमुदाय को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। इसलिए उग्र राष्ट्रवादियों ने इसे धार्मिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। पांचवी जो इसकी विशिष्टता थी इस आंदोलन की, कि भारतीय इतिहास में पहली बार स्वदेशी आंदोलन जन सहभागिता वाला आंदोलन बना, जिसमें जमींदार, शहरी क्षेत्र के निम्न मध्यम वर्ग के लोग, छात्र इस आंदोलन से जुड़े। औरतें एवं मजदूर वर्ग पहली बार इस आंदोलन से जुड़े। औरतों एवं मजदूरों ने पहली बार राजनीतिक आंदोलन में शिरकत की थी, स्वदेशी आंदोलन में। यह इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता थी। लेकिन कृषकों एवं मुस्लिमों की इस आंदोलन में भागीदारी कम रही। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कृषकों के इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का कारण क्या था? इसके दो मुख्य कारण थे कि पहला, कि इस आंदोलन में कृषकों के ऋण भार में कमी, बेदखली, बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया गया था। अर्थात जो कृषकों के मुद्दे थे उसे इस आंदोलन में नहीं उठाया गया था। और दूसरा, कि जमींदारों एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि भूमि से प्राप्त आय पर ही निर्भर थी। इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कई वीडियो में कर चुके हैं। कई अध्ययन सामग्रियां जो मैंने प्रस्तुत किया है उसमें किया है कि कृषि ही जो है सो आजीविका का मुख्य जो है सो साधन था, क्योंकि उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था। तो जमींदार और जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके हित कृषकों से टकराते थे। तो इसी वर्ग ने 1885 के बंगाल टेनेंसी एक्ट का विरोध किया था। अतः कृषक इस आंदोलन से दूर रहे। बारिसाल इसका अपवाद था। बारिसाल में कृषकों ने व्यापक रूप से स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ें। कि मुस्लिम इस आंदोलन से इसलिए दूर रहे क्योंकि पहला, कि सरकार राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रही थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। दूसरा, कि उग्र राष्ट्रवादियों ने अवचेतन रूप में ही सही पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों एवं संस्थाओं जिनका स्वरूप धार्मिक था, इसको आंदोलन की रणनीति का हिस्सा बनाया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया। यद्यपि राजनीतिक चेतना जागृत करने में आरंभ में इन धार्मिक प्रतीकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन बहुजातीय एवं बहुधार्मिक देश में इसका परिणाम हानिकारक हुआ, विशेषकर तब जब सरकार एवं कट्टरपंथियों ने इसे विकृत ढंग से प्रस्तुत किया। तो मुसलमान भी स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे। जो छठी महत्वपूर्ण विशेषता है इस आंदोलन की, कि स्वदेशी आंदोलन अखिल भारतीय चरित्र का था। बंबई, मद्रास एवं उत्तर भारत के कई शहरों में बंगाल की एकता के समर्थन में आंदोलन को फैलाने में तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अर्थात बंबई, मद्रास और उत्तर भारत के कई शहरों में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए बंगाल के समर्थन में, अर्थात बंगाल विभाजन के विरोध में। तो स्वदेशी आंदोलन अखिल भारतीय चरित्र का था। इस आंदोलन की एक अन्य विशेषता यह थी कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन शीघ्र ही साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में बदल गया, जिसमें बंगाल विभाजन का मुद्दा गौण हो गया। यह भी एक महत्वपूर्ण विशिष्टता थी इस आंदोलन की। आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की कुछ कमजोरियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दुर्भाग्यवश 1908 तक स्वदेशी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। छिटपुट तरीके से वैसे यह 1911 तक चला। इसकी कुछ कमजोरियां थी, जैसे पहला कि उग्र राष्ट्रवादी जनता में जागृति लाने में सफल अवश्य हुए, लेकिन उन्हें सकारात्मक नेतृत्व एवं कुशल संगठन देने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की समझ नहीं हो पाई कि जनता की उभर रही शक्ति का उपयोग किस प्रकार और किस उद्देश्य के लिए किया जाए, क्योंकि भविष्य की कोई स्पष्ट रूपरेखा उनके पास नहीं थी। दोस्तों, उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित जो मेरा वीडियो है उसमें हम लोगों ने चर्चा किया है कि स्वराज के मुद्दे पर भी उग्र राष्ट्रवादियों में मतभेद की स्थिति थी। जैसे तिलक स्वराज्य को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज मानते थे कि उस प्रकार का स्वराज की वह कल्पना करते थे, जबकि अरविंद घोष इसे जो है सो ब्रिटिश शासन से पूर्णतः मुक्त उस तरह का स्वराज्य चाहते थे। तो भविष्य की कोई स्पष्ट रूपरेखा उग्र राष्ट्रवादियों के सामने नहीं थी। दूसरी जो कमजोरी थी कि अपवादों को छोड़ करके उग्र राष्ट्रवादी बहुसंख्यक जनता अर्थात कृषक वर्ग इसको आंदोलन में शामिल करने में वे विफल रहे। मुस्लिमों को भी आंदोलन में शामिल नहीं किया जा सका, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली। तो स्वदेशी आंदोलन की यह दूसरी महत्वपूर्ण कमजोरी थी। तीसरा कि सरकार की दमन नीति के अंतर्गत नेताओं की बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारी एवं देश निकाले के कारण आंदोलन जो था वह नेतृत्व विहीन हो गया। चौथा कि रही सही कसर 1907 के सांप्रदायिक दंगों ने पूरा कर दिया, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब इस आंदोलन की उपलब्धियों की अगर चर्चा करें तो उपरोक्त कमजोरियों के बावजूद स्वदेशी आंदोलन की कुछ उपलब्धियां भी बताई जा सकती हैं। जैसे इसने समाज के एक बड़े तबके में राष्ट्रीय चेतना का संचार कर दिया। इससे औपनिवेशिक विचारधारा एवं ब्रिटिश शासन को काफी हद तक क्षति पहुंचाई। दूसरा, इसने सांस्कृतिक जीवन को भी काफी हद तक प्रभावित किया। तीसरा कि इस आंदोलन से संघर्ष के नए तरीकों का उदय हुआ, जो आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन के मुख्य हथियार बने, जो गांधीवादी युग में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। चौथा कि स्वदेशी आंदोलन के कारण ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में गिरावट आई थी, जो उनका बहिष्कार आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर हम लोग नजर डालें, जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की परिषद द्वारा 19 जुलाई 1905 को पारित किया गया। इसे आप ध्यान से इन डेट्स को देखें, इस पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को पारित किया गया और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, भारत सचिव लॉर्ड क्रू और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग शामिल थे, उसमें बंगाल के पुनः एकीकरण की घोषणा की गई। तो ये 3 डेट्स आप याद रखें कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को पारित हुआ, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और पुनः बंगाल का एकीकरण 12 दिसंबर 1911 को कर दिया गया। दूसरा कि विभाजन से पूर्व बंगाल का क्षेत्रफल 4,89,500 वर्ग किलोमीटर था और समूचे बंगाल की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना, इस पर चर्चा करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। सलीमुल्लाह खान इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना
और मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना था। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये सांप्रदायिक नीतियां अपनाई और मुसलमानों को प्रोत्साहन दिया कि वो आंदोलन से दूर रहें और वे अपने हितों का समर्थन करें या संरक्षण करें। तो मुस्लिम लीग की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों के सहयोग से करवाया गया था। मुस्लिम लीग से संबंधित अन्य अध्ययन सामग्री मैं एक अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 31 दिसंबर 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य स्वीकार किया गया। यह उग्र राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।